बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावेदारों का मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको मालूम है कि 8वां विधानसभा से कोई ना कोई शख्स किसी न किसी पार्टी का हर बार अदालत में मैं लेकर आता हूं और हर बार एक नया दावेदार अपने नए नए तरीक़ों से अपने दावे प्रस्तुत करता है। दावा मजबूत हो इसके लिए मेरी जितनी भी कोशिश होती है मैं करता हूँ। और आज जिस शख्स को मैं लेकर आपकी अदालत में पेश हो रहा हूँ वो शख्स किसी परिचय का मोहताज नहीं। उसका परिचय उसका नाम है। शक्ल से आप भले ही उसको ना जानते हो, लेकिन जैसे ही मैं कहूँगा कि ये चंद्रेश सांकला हैं तो आप जान जाएंगे कि चंद्रेश सांकला इस समय इस वक्त के सबसे बड़े गवाह हैं बदलते वक्त के। और उन्होंने बदलते हुए वक्त को न केवल बदला है बल्कि नज़दीक से देखा है। उनके क्रियाकलाप आप जानते हैं। अगर नगर परिषद के आप पहले पार्षद थे और पार्षद होने के नाते पार्षद तो 82 पार्षद हैं, 80 पार्षद हैं, 90 पार्षद भी हो सकते हैं, 100 पार्षद भी हो सकते हैं। पार्षद बढ़ते जा सकते हैं, लेकिन पार्षदों का जो विज्ञान है और जो मनोविज्ञान है वो नहीं बदला जा सकता। ये चंद्रेश सांकला वो पार्षद हैं जिन्होंने, आपको ध्यान हो कि एक बार बहुत बड़ी बगावत के सर ऊँचे किए थे और सच्चाई का सामना करते हुए लिफाफा प्रकरण आपकी पूरे लोगों में, मीडिया में उछाला था। तो जब लिफाफा प्रकरण उछला था तब भी वो भाजपा के पार्षद थे, लेकिन धर्मेंद्र गहलोत जब मेयर हुआ करते थे उन्होंने उछाला और बड़ी ईमानदारी से ये स्वीकारा कि मुझे लिफाफे मिलते रहे थे और अब मैं लिफाफे नहीं ले रहा। और इस प्रकरण से पूरे इस भाजपा के अंदर भूचाल आ गया था। अपनी बेबाकी के लिए चंद्रेश सांकला जाने पहचाने जानते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं चंद्रेश जी कि आप हमारी अदालत में आए और आप अपना दावा पेश करेंगे। सबसे पहले तो मैं दोस्तों ये बता दूं कि अब तक जितने भी दावेदार आपकी अदालत में आए वो सारे दावेदार एक तरफ थे और ये दावेदार हमारा अलग अंदाज में आएगा। उसकी वजह यह है कि मैं जब इनसे पूछता हूँ कि आप दावेदार हैं, किस पार्टी के दावेदार हैं, किसी भी पार्टी के दावेदार हैं, तो कहते हैं मेरे पास टिकट है। और आप ही के मुंह से मैं सुनना चाहूँगा कि आप किस टीम से दावेदारी कर रहे हैं, भाजपा से, आरएलपी से, आप पार्टी से या किसी और पार्टी से या नई पार्टी बनाकर या किसी दूसरी पार्टी से, बताएं। सबसे पहले मैं चैनल के सभी सदस्यों को और माननीय सुरेंद्र जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूं कि आज उन्होंने मुझे अपने चैनल पे बुला के मुझसे बात करने का एक बहुत अच्छा अवसर दिया है और यही मौका है जब मैं जनता के सामने अपनी बात रख सकूं। और सबसे उचित जो माध्यम है वो यही माध्यम है। हालांकि अजमेर की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है कि मैं ब्लॉग के माध्यम से जो भी मैटर होता है, मुद्दे है, वो उठाता हूँ, वो बेबाकी से उठाता हूँ, बिना किसी डर से उठाता हूँ। रही बात सवाल का, तो पहली बात जैसा उन्होंने माननीय चतुर्वेदी जी ने कहा है कि मैं दावेदार नहीं हूँ, ये पक्की बात है कि मैं दावेदार नहीं हूँ। मैं टिकट कंफर्म करके लाया हूँ, टिकट मेरे पास है। रही बात बीजेपी से है, आप पार्टी से है, आरएलपी से है, जो भी है समय आने पर उसका भी खुलासा करूँगा। सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट होगी और उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि मैं आपके सामने वो सशक्त बेबाक आवाज़ बनूंगा अजमेर उत्तर मतदाताओं के लिए, जिसके लिए आपने आज तक कल्पना नहीं की होगी। आप याद करें जब वीर कुमार जी थे, मैं बहुत छोटा था, जब मैं 10th में था तो उनके साथ में 90 में ट्रेन में मैं लाल कृष्ण आडवाणी की सभा थी, उसमें मैं गया था उनके साथ। उनकी बेबाकी मैंने देखी है। उनका नाम अजमेर वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने नगर परिषद को रोशन किया, उसके बाद ही समझे। मैं चाहता हूं कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलूं और उसी तरह से अजमेर उत्तर के मतदाताओं को मैं दिखाऊं कि एक विधायक क्या होता है। विधायक वो नहीं होता है जो हर चीज़ से समझौता कर ले, आंख बंद कर ले जहां भ्रष्टाचार हो रहा है या साथ मिल जाए। विधायक वो नहीं होता है। विधायक वो होता है हर व्यक्ति के लिए खड़ा हो जाए, जहां सही है वह लड़ ले। क्या होगा इससे ज़्यादा? भाई आप लड़ोगे, भिड़ोगे तो आप पे केस होंगे। वो ऑलरेडी मैं झेल चुका हूँ, आपको ध्यान होगा। मैं लड़ा भिड़ा, मेरे साथ क्या हुआ वो अजमेर की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। मैं वापस तैयार हूँ उसी स्थिति के लिए। चंद्रेश सांकला जी, मेरा सवाल अब आपसे पहला है और वो सवाल ये है कि आप जिस तरीके से विधायक के खिलाफ, ऐसा लगता है जैसे विधायक शब्द आपके अंदर कहीं गड़ा हुआ है, अंदर तक गड़ा हुआ है और आप ये सोचते हैं जैसे विधायक, अजमेर उत्तर का विधायक आएगा और आपके एकदम से नासूर जैसे हैं वो जिंदा हो जाएंगे। तो ऐसे क्या नासूर है जो आप इस विधायक शब्द से चिड़े हुए हैं? देखिए,
मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि इनका जो पिछला कार्यकाल था, जैसे मैं पार्षद था 2015 से 20 के बीच में। नाम लेके बताइए ना, विधायक किनका? विधायक मतलब देवनानी जी। और मैंने उनके साथ काम किया है, 5 साल पूरा काम किया है। लेकिन जब तक मैं वार्ड में काम करता रहा, बहुत अच्छा काम करता रहा, मुझे अप्रिसिएशन मिलता रहा, जनता से भी बहुत प्यार मिला। लेकिन जैसे ही मैंने मुद्दे उठाने चालू करे, जहां मुझे कहा गया, जहां मुझे बताया गया कि हमारी पार्टी, मतलब बीजेपी के लिए कहा जाता है पार्टी विद डिफरेंस, और मुझे लगा कि ये विद डिफरेंस तो नो डिफरेंस में हो गया। जैसे अन्य दूसरी कांग्रेस पार्टी है वैसे ये पार्टी बन गई है, भ्रष्टाचार चरम पे है। मैंने आवाज़ उठाना चालू करी कि उसके बाद से हमारे माननीय विधायक जी एकदम साइड में हो गए। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या कारण है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप जिसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो, पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत, तो वो अपनी ही पार्टी के हैं, आप कैसे आवाज़ उठा सकते हो? तो मैंने कहा आप गलत काम रोकिए, जो काम हो रहा है उसको आप रोकिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो मैं नहीं कर सकता, ये तो पार्टी स्तर तय करेगी। तो मैंने कहा आप पार्टी स्तर पे बोलिए। तो वो वहाँ बिल्कुल चुप हो गए। ना भ्रष्टाचार रोके, इसके लिए पार्टी सोचेगी रोके या नहीं रोके। मतलब भ्रष्टाचार जो चल रहा है, जिसके खिलाफ चंद्रेश सांकला आवाज़ उठा रहा है, और वो भ्रष्टाचार है, उसकी जांच, उसका अनुशासन, उसकी और कोई करने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये पार्टी तय करेगी कि आगे भ्रष्टाचार चले या नहीं चले। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल हाथ झाड़ लिए, बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं इस मैटर में नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल डिनाई कर दिया। भ्रष्टाचार के क्या मामले थे, संक्षिप्त में बताएं। भ्रष्टाचार के बहुत सारे, जैसे आप कहें, जैसे वो मेयर थे तो उन्होंने बहुत सारे अनवांटेड काम, अनड्यूज काम जो नहीं होने चाहिए, मतलब ये देख लीजिए, जो लाख रुपए गज की जमीन है, 8,000 गज जमीन है, उसको 21 रुपए गज में उन्होंने बंदरबाट कर दी। मतलब 2.25 करोड़ में उन्होंने 80 करोड़ की जमीनें दे दी। क्या आवाज नहीं उठानी चाहिए थी? बिल्कुल उठाई। पुरानी मंडी की, जब वो खुद डिप्टी मेयर थे 2000 से 2005 के टेन्योर में, उस वक्त उन्होंने, जब हमारी अनीता जी सभापति थी, ये उप सभापति थे, तब उन्होंने तय किया था पुरानी मंडी गर्ल्स स्कूल के सामने वाली ज़मीन को निगम के लिए काम में लेंगे। फिर मिली भगत से उसको भी उन्होंने टिका दिया चुपचाप। ऐसे बहुत सारे केसेस थे। लिफाफा चल रहा था, लिफाफे वाले हर महीने 18,000 रुपये के लिफाफे चल रहे थे। वो केवल इसलिए बाद में समझ में आया कि भाई ये लिफाफे इसलिए दिए जा रहे हैं कि कोई आवाज़ नहीं उठाए, कोई बोले नहीं। तो पार्षद बोलता ही नहीं था। पार्षद इसलिए नहीं बोलता था, उसका काम चल रहा है उसका। और फिर दूसरा पार्षद ये सोचता था कि अगर मैं बोलूं तो मैं कहाँ बोलूं, किसको बोलूं, मेरे काम रुक जाएंगे, मेरे वार्ड में काम नहीं होंगे, मैं किसके खिलाफ जाऊं। तो पार्षद चुप हो जाता था। क्या हो भी रहा है। आज भी पार्षद वही है। आज भी मैं समझता हूँ कि लिफाफे का प्रचलन चल रहा है, लिफाफे उसी तरीके से बांटे जा रहे हैं। बल्कि पहले आप कह रहे थे 18,000 का बांटा जाता था, आजकल उसकी राशि बढ़ गई होगी और बढ़े हुए उस पर होगा। ईमान बिक रहा है और ईमान बेचा जा रहा है, ईमान को काबू में किया जा रहा है, ईमान को अनुशासित बोलने से मना किया जा रहा है। मुंह पर, आंख पर और कान पर, तीनों पर पट्टियां बांध दी गई हैं। ये पहले भी था, आज भी चल रहा है। आपने उसका सामना किया, उसका खामियाजा क्या क्या भुगता, आप ये बताएं। देखिए, जब मैंने सामना किया तो खामियाजा ये भुगता कि मेरे ही एक साथी पार्षद के थ्रू एक मुझ पे केस करा दिया गया। केस किस पे कराया? जिस ज़मीन पे मैं 20 साल से रहता हूँ, और उसमें कुछ कमी निकाल के मुझे 3 महीने, 3.5 महीने के लिए जेल में टिका दिया गया। वो पूरी सेटिंग से सब एक साथ हो गए। ये चीज़ हमारे माननीय देवनानी जी को भी दिख रही थी, हमारे पार्टी के कर्ता धर्ताओं को भी दिख रही थी, सबको मालूम था। प्रदेश की कमेटी भी आ गई, उनको भी मालूम था कि गलत हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मेयर के खिलाफ कौन बोले। सबसे बड़ी बात, मेरे से वो पंगा लेना नहीं चाहते थे। वो इसलिए नहीं कि वोट उनके थ्रू आते हैं, सारी व्यवस्था उनके थ्रू चल रही थी। क्यों, पार्टी में कोई भी कार्यक्रम होता है तो पैसा चाहिए होता है। पैसा कहाँ से आता है? वो वहाँ से आ रहा था पैसा पूरा का पूरा, और वो पार्टी में खर्च हो रहा था। तो वो क्या एक नंबर का पैसा था? पॉसिबल ही नहीं। अपनी जेब से कौन खर्च करता है? अगर मैं आज बात करूँ, देवनानी जब 2003 में यहाँ लड़ने आए थे, उनकी कितनी संपत्ति थी? और अगर आज मैं बात करूं 2018 में जो उन्होंने शपथ पत्र दिया है, उसमें उनकी संपत्ति को अगर हम आंकलन करेंगे तो वो 4.5 करोड़ के ऊपर की निकलेगी, जिसमें कैश भी है। वो आने वाले टाइम में मैं बहुत खुलासे करूंगा आपको, उन्होंने किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, किस किस लेवल पे दिया। लोग वो कहते हैं कि 20 साल में मेरे पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि उन पर आरोप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीधे हाथ पैसा कभी नहीं लिया। लेकिन अगर घूम के पैसा आ रहा हो तो वो क्या भ्रष्टाचार नहीं है? आप उसको डिनाई कर देंगे? अगर किसी को कोई अवैध काम कर रहा है और उसको आप करने दे रहे हो और उसकी एवज में आप कोई काम ले रहे हो उससे, तो वो भ्रष्टाचार नहीं है? बिल्कुल है।
आप आंख बंद कर रहे हो किसी चीज़ के लिए और फिर उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो, तो वो भ्रष्टाचार नहीं है? बिल्कुल है। मैंने आवाज़ उठाई, सही बात के लिए आवाज़ उठाई। क्या उन्होंने समर्थन दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलीभगत थी, साठगांठ थी, इसलिए नहीं दिया। साठगांठ थी और इसलिए उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। साठगांठ आपसे नहीं थी, उनसे थी। आपसे अगर साठगांठ होती तो आप भी उसका हिस्सा होते और हो सकता है कि आप भी हलवा खा रहे होते, हलवा खिला रहे होते, पर आपने हलवा खाने से इनकार कर दिया। दिक्कत आपके साथ यही हुई कि आपने हलवा खाने से इनकार कर दिया और दूसरों को खाने नहीं दिया। अगर आप दूसरों का भी खाने देना अगर जारी रखते हैं तो शायद आपको 3 महीने जेल में नहीं रहना पड़ता। लेकिन ठीक है, 3 महीने आप जो मजबूती के साथ अब आ गए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो भ्रष्टाचार चलता रहा इसका क्रम रोकेंगे, या आप जब विधायक बनते हैं या आप जब नायक बनते हैं तो नायक बनने के बाद में आपकी क्या भूमिका रहेगी? मेरे को तो एक ही भूमिका समझ में आती है, सीधी सीधी समझ में आती है। आम जनता के लिए आप खड़े हो जाएं। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, मेरे पास ऐसे कोई बड़ी टीम नहीं है, मेरे पास इतना बड़ा पैसा नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है वोट कौन देता है? मतदाता देता है। मतदाता कौन होती है? वो आम जनता होती है। कार्यकर्ता अपना काम करता है, संगठन अपना काम करता है, लेकिन जनता एक ऐसी चीज़ है जो जिसको जहाँ वोट देना होता है वो उसी को वोट देती है। जनता को समझ में आना चाहिए। वो जनता समझ रही है कि 20 साल में माननीय देवनानी जी ने कितना काम किया है, कितना काम किया कि आज आम जनता के पास आप बात करेंगे, कहीं भी आप इधर उधर बैठेंगे, जो कार्यकर्ता नहीं हो, आप बात करेंगे तो वो बता देंगे किया क्या है। आज अजमेर कितना पिछड़ गया। आप देख ले, कोटा चले जाएं, कोटा में आज कंडीशन ये है कि उन्होंने स्वर्ग बना दिया उसको। हमारी जो शिक्षा नगरी थी उसका तमगा छीन गया, कोटा के पास चला गया। अजमेर में है क्या आपके पास? बच्चे प्लान कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं सारे के सारे। क्यों भाई? यहाँ कोई बस यहाँ थड़ियों पे बैठ जाएंगे, चाय सिगरेट पी लेंगे, गेम खेल लेंगे, बस इसके अलावा है ही नहीं, कोसते रहेंगे। मतलब अजमेर को उन्होंने वाकई में टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की सिटी बना दिया। ये किसकी बदौलत हुआ? इसके लिए मैं माननीय देवनानी जी को पूरी तरह से श्रेय देना चाहूँगा। वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। उनके पास एक बहुत सीधा हथियार होता है, कोई भी बात होती है वो सीधा हाथ खड़ा कर देते हैं, मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैंने बोल दिया, वो सुन नहीं रहे, मेरी सरकार नहीं है, मेरे अधिकारी नहीं है। और जब अधिकारी थे तब भी कुछ नहीं कर पाए। मैं तो एक बहुत सामान्य सी चीज बात कर रहा हूं, मैं आम जनता से बात कर रहा हूं। बीसलपुर की योजना माननीय मोटवानी जी लाए थे। किसके लिए लाए थे? अजमेर के लिए लाए थे। आज उसके बाद 20 साल आप रह गए, अजमेर उत्तर में आप 48 घंटे में पानी नहीं दे पा रहे, 120 घंटे में पानी आ रहा, आज की तारीख में आ रहा है पानी। आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना आप में दम है ना खम है, कुछ भी नहीं है। फिर आप किस लिए विधायक बनना चाह रहे हैं? दम खम नहीं है, मटका फोड़ने के लिए जाते तो है ना। अब ये मटका फोड़ने के लिए जो छोटे कार्यक्रम होते हैं ना, मटका फोड़ आंदोलन, वो दूसरे वार्ड नंबर 5 से देवनानी जी, वार्ड नंबर 28 से देवनानी जी जा रहे हैं ना, वार्डों के तेरे मटके फोड़ रहे हैं। और क्या कर सकता है एक विधायक यार? मटका फोड़ने से पानी आ गया क्या? पानी आम जनता को मिल गया क्या? ये बताओ मुझे तो समस्या का समाधान चाहिए। आम जनता को समस्या का समाधान चाहिए, वो चाहे पार्षद कराए चाहे विधायक कराए, किसी भी तरीके से आम जनता जाके कराए, उसको समस्या का समाधान चाहिए सबसे ज्यादा। आप देखो, मेरी बात सुनो चंद्रेश जी, आप क्या उत्साह में ज्यादा हैं, आप है ना विवेक से काम नहीं ले रहे। अजमेर दक्षिण उत्तर के अंदर से जो पानी जाता है वो दक्षिण में बह के जाता है। आप देखिए, उन्होंने वादा किया था घर घर पानी होगा। आज आप अजमेर दक्षिण में चले जाइए, वहाँ घरों में पानी भरा हुआ है। आज भी जब बारिश हुई है, कल भी बारिश हुई है, घरों में पानी, मतलब जरा सा भी पानी अगर टपकता है, बूंद भी टपकती है। 1975 में जब बाढ़ आई थी तब पानी 3 दिन तक बरसा था, तब जाकर बस्तियों में गया था। लेकिन आज ये है कि आधा घंटे भी अगर बरसता है पानी पहुंच जाता है। इतनी अच्छी व्यवस्था अगर देवनानी जी के 20 साल में हुई है, तो आप उसको घर घर में पानी पहुंच रहा है और आप कह रहे हैं कि पानी नहीं है। तो इसका श्रेय भी देवनानी जी है ना, जो पानी जा रहा है। हाँ। वो पानी जा रहा है बाढ़ का, जो काम का नहीं है, जो परेशान कर रहा है आम जनता को। आना सागर की जो डेप्थ थी वो 16 फीट तय करी हुई थी, हालांकि उससे ज्यादा थी, पर इनके कार्यकाल में 16-16.5 फीट की तय थी। आज की तारीख में 13 फीट कर दिया है पानी को। क्यों भाई? उसका घेरा पाथवे बना के छोटा कर दिया है। क्यों भाई? तब आपने आवाज नहीं उठाई। जब पाथवे बना तो अपनी पट्टिका लगा ली, और हर गली गली में जहां जहां आप उद्घाटन करने जाते थे वहां श्रेय लेते थे कि ये मैंने काम किया है, ये मैंने पाथवे बनाए, आप घूमिए देखिए, ये मैंने करवाया है सारा का सारा। और जब आज एनजीटी का आदेश आया है तोड़ने का, तो आप एकदम पलटी मार गए। अब बोल रहे कि नहीं भ्रष्टाचार हुआ है, गलत बना है। ये कैसा रूप है आपका? जनता समझती नहीं क्या? जनता इतनी पागल भी नहीं है, जनता जानती जी। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जिस समय ये नाजायज काम हो रहा था,
ये सारे पाथवे बनाए जा रहे थे, ज़मीन में मिट्टी डालकर ज़मीनें बनाई जा रही थी पानी के अंदर, और बराबर बुलडोज़र रात रात दिन दिन काम कर रहे थे। तब आप बोल रहे थे, मेरे को याद है कि आप उस समय भी बोल रहे थे, उस समय भी ब्लॉग लिख रहे थे, और मैं जो ब्लॉग लिख रहा था उसके समर्थन में ब्लॉग लिख रहे थे। और आपने बहुत लंबी लड़ाई जो हम लोगों ने लड़ी, वो साथ साथ लड़ी आपने। और इस स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लूटपाट हुई, बंदरबाट हुई, और जो हुआ वो आपके सामने है, और वो सारा का सारा इसी काल के अंदर हुआ। इस पर क्या कहेंगे? भाई, जो स्मार्ट सिटी हमें मिली, देश की सबसे पहले जो स्मार्ट सिटी मिली है वो 2 मिली थी, एक वाराणसी को मिली थी, एक अजमेर को मिली, जैसा आपको ध्यान होगा जी। और उस स्मार्ट सिटी का बजट कितना था आप समझते हैं? 2000 करोड़ का बजट था। आप देखिए 2000 करोड़ की क्या गत मारी है इन्होंने, क्या रेड मारी है। और क्या माननीय विधायक इतने सक्षम नहीं थे कि उनके जिस स्मार्ट सिटी में 13 वार्ड थे, और 13 वार्ड मालूम है आपको कहाँ के हैं? वो अजमेर उत्तर विधानसभा के हैं, एक भी वार्ड दक्षिण का नहीं है। और 13 वार्ड जो अजमेर उत्तर विधानसभा के लिए गए हैं, उसमें क्या काम किया है? आज एक 13 वार्ड में से मुझे बता दो कि सड़क बहुत अच्छी हो, सीवरेज बहुत अच्छा हो, लाइटों की, अंडरग्राउंड लाइटों की व्यवस्था हो, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा पैसा कहाँ लग गया? आंखें बंद करके पैसा लगने दिया। मतलब कलेक्टर डिसीजन ले रहा है, आप साइन कर रहे हो उस पर, आप उस पर साइन कर रहे हैं कि भाई ये बन रहा है, और आप बिल्कुल बोल ही नहीं रहे हैं, मुद्दा ही नहीं उठा रहे किसी चीज के लिए। क्यों भाई? कहाँ दब रहे हैं? किस बात से दब रहे हैं? कोई मैनेजमेंट चल रहा है, या कोई साठगांठ चल रही है, या कुछ लेना देना चल रहा है? वो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि भाई 2000 करोड़ के हाथ पैर होते हैं। मैं कोई 10, 20, 50 लाख रुपए की बात नहीं कर रहा, 2000 करोड़ का काम हुआ है। वो पैसा गया कहाँ? और लगा ऐसी जगह, आपने बूथ खड़े कर दिए, 7 वेंडर्स बना दिया। अरे इससे अच्छा तो आप कोई हमारे दयानंद सरस्वती का कोई अच्छा सा वो आप खड़ा करते, विवेकानंद जी का कुछ खड़ा करते, जिससे हमारी जनता को कुछ सीखने को मिलता। सम्राट पृथ्वीराज का ही अगर बना दिया जाता। आना सागर के बीच के अंदर आज भी टापू है, और उस टापू को नाजायज रूप से दबाया हुआ रखा है, और भू माफिया उस पर कब्जा करके बैठे हैं, संस्थान उस पर कब्जा करके बैठे हैं। उन पर ही अगर सारा उनसे अगर छीनकर उस पर ही पृथ्वीराज स्मारक बना दिया जाए, पृथ्वीराज की कोई पीतल की प्रतिमा बनाई जाए जो 80 फुट की और दूर से दिखती हो, तो एक अलग बात है। लेकिन इन्होंने तो किनारे काट काट के एक छोटा सा तालाब बना दिया, और तालाब को भी अभी काटे जा रहे हैं। भू माफिया चारों तरफ वो कर रहे हैं। और आपके मित्र जो अध्यक्ष हैं, अभी भाजपा के शहर अध्यक्ष हैं, रमेश सोनी नाम लेता हूं मैं उनका, रमेश सोनी जी, वो उनकी गोद के अंदर बैठे हुए हैं, और आजा लल्ला खेल, ये खेल चल रहा है यहाँ पर। तो ये खेल कब तक चलता रहेगा? देखिए, एक बहुत सीधी बात बता देता हूँ, इससे बढ़कर बता देता हूँ। राजनीति में हमेशा एक धारा में चलता है व्यक्ति। जैसे मैं विपरीत धारा में चलता हूँ, मैंने पहले भी विपरीत धारा में आ गया, और आज भी आपके सामने विपरीत धारा में बैठा हुआ हूँ। जो विपरीत धारा में चलता है उसके लिए उसका साथ कोई नहीं होता है कि वो धारा के विपरीत होता है, लेकिन जो धारा में चलता है उसके साथ पूरी पार्टी होती है, संगठन होता है। सही गलत का वहाँ पैमाना नहीं होता है। आज की तारीख में क्या हो रहा है कि चाहे रमेश जी सोनी की बात करेंगे, चाहे अन्य की बात करेंगे, उन्होंने अपने जीवन के 25 साल दिए हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास कोई सेकंड विकल्प नहीं है कि वो आज देवनानी जी को छोड़ते हैं तो कहाँ जाएँ। वो उनकी मजबूरी मान लो, संगठन के प्रति निष्ठा मान लो, हिंदुत्व के प्रति उनकी निष्ठा मान लो, या और कुछ भी मान लो, आप पार्टी के प्रति उनका समर्पण मान लो, कुछ भी मान लो, वो अपने जो उनको सोच लगता है वो अपने दिशा में काम कर रहे हैं। उनके काम पे मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं उनको 25 साल से देख रहा हूँ कि वो किस तरह से जुटे हुए हैं, वो किस तरह से लड़ रहे हैं, उनको मिला क्या है वो मेरे को मालूम है। क्या मिला है? आज जिलाध्यक्ष है, क्या मिला उनको? पार्षद बने हुए हैं और जिलाध्यक्ष हैं। जिलाध्यक्ष में सत्ता में, जब आप सत्ता में रहते हो जब कुछ नहीं मिलता, लेकिन संगठन में पूरा काम करना पड़ता है, तो वो व्यक्ति अपना काम कर रहा है। यहाँ आप बोलोगे कि पक्षपात कर रहे हो, लेकिन वो मैं जान रहा हूँ कि उनको क्या मिला है, उनकी स्थिति क्या है और क्या थी और क्या रहेगी, वो मुझे मालूम है, मुझसे छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन चाहे मजबूरी मान लो, वो देवनानी जी के साथ हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। आप थे, पहले भी थे, फिर नहीं रहे, अब नहीं रहेंगे, इसकी वजह सीधी है। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो मैं उनका समर्पित कार्यकर्ता रहा हूं, और देवनानी जी से अच्छा कोई नहीं जानता है कि मेरे कार्यकाल में मैंने कितनी और किस लेवल पे मेहनत करी वार्ड में। मेरे वार्ड वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा, मैं उनके कामों से उसी टाइम से असंतुष्ट होने लग गया जब उन्होंने आवाज़ उठाना बंद कर दी, सही बात के लिए साथ देना बंद कर दिया। बिल्कुल वहाँ मैनेजमेंट मुझे दिखा। इससे पहले मेरी तस्वीर ये थी कि नहीं, देवनानी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही सच्चाई वाली बातें आने चालू हुई और उन्होंने मुंह मोड़ना, कन्नी काटना चालू कर दिया, हाथ उठाना चालू कर दिया,
तो वो धीरे धीरे समझ में आती। जब ये शिक्षा मंत्री थे तब भी बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आती थी कि कोई उनके पास ट्रांसफ़र के लिए आता था तो वो वहाँ चिढ़ जाते थे, उसके सामने वो बोलते थे कि भाई साहब 10 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए, अब तो ट्रांसफ़र यहाँ करा दो। तो ये बोलते थे नौकरी छोड़ दो, बहुत सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। अरे भाई साहब, मैं उनको बोलता था कि नौकरी इतनी आसानी से थोड़ी मिलती है जो आपने एक झटके में बोल दिया। उस बंदे के घर की क्या कंडीशन होगी, क्या स्थिति होगी कि आज 10 साल बाद आपके पास आ रहा है कि मुझे ट्रांसफ़र करा दो, और अगर वो आप मना कर रहे हो वो उसके 10 दिन बाद वो ट्रांसफर करा के आ रहा है अपनी जगह पे, तो वो कैसे आ रहा है? इसका क्या मतलब है जी? वो आप जिसके लिए आपने लाइन खींच दी कि भाई नहीं आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता है, नौकरी छोड़ दो, और वो 10 दिन बाद उसी जगह पे ट्रांसफर करा के आ रहा है और वो खुलेआम कहता है कि मेरा मैनेजमेंट है, मैं कैसे आया हूँ, मैंने किस तरीके से आया हूँ, देवनानी जी मना कर दिया फिर भी मैं आया हूँ और वहां बैठा हूँ। इसके लिए हमारे देवनानी जी के पास कोई शब्द नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ऐसा एक नहीं है उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण है जो बराबर चले, और वो सैकड़ों उदाहरण पहले भी चलते रहे थे। बिल्कुल, वो जिस समय कांग्रेस राज था और जिस समय नसीम जी वो थी तो उस समय भी वही क्रम चल रहा था। भाजपा और कांग्रेस के आने में कोई बदलाव नहीं आया, वही का वही चला, वही का वही चला और चलता रहेगा। मैं एक और बात पूछना चाहूँगा, लोकप्रियता है अगर आपकी तो एक काम किया जाए कि आप उनके वार्ड में जाकर इलेक्शन लड़ लें और वो आपके इलेक्शन वार्ड में आके इलेक्शन लड़ लें, देखते हैं कि क्या पढ़ना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे इस बात? आप विधायक से पार्षद बनाने में तुले हैं, वो तो विधायक ही नहीं रहेंगे अब की। हाँ, नहीं फिर भी टिकट मिले पहली बात और टिकट मिलने के बाद जीते सेकंड बात, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। और वो अगर इतना ही उनको दमखम में लगता है, उनको लगता है कि 20 साल मैंने खूब मेहनत करी है, जनता मुझे चाहती है, तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ, निर्दलीय उतर के जीत के बताएं। जनता तब मालूम पड़ेगा जनता किसको चाहती है, जनता कितना वोट देती है। उनको रियलिटी देखनी है ना तो वो निर्दलीय उतर के बता दें एक बार कि हाँ ये मेरा दमखम है, ये मेरी चाहत है। अगर मैं दूसरे नेताओं की बात करूं तो ऐसे राजेंद्र राठौड़ हो गए, मदन दिलावर हो गए, जो लड़ते हैं जनता के लिए। आप देखिए मदन दिलावर जी का मैं एग्जांपल दूंगा, जो 12 से विधायक हैं, वो ऐसे हैं जनता के लिए बैठ जाते हैं, थाने में बैठ जाते हैं, लड़ लेते हैं, केस बने हुए हैं उन पे 50 केस लगे हुए हैं, वो कभी घबराए नहीं। हमारे भाई साहब 1 सेकंड में हाथ खड़ा कर देते हैं, जैसे ही लगती है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है साइड हो जाते हैं, दिखते ही नहीं है। कार्यकर्ता मायूस होकर बैठ जाता है, ताकता रहता है उनको। जब वो कार्यकर्ता के लिए नहीं लड़ सकते हैं, अपने लोगों के लिए नहीं लड़ सकते हैं, भिड़ नहीं सकते हैं, आम जनता के लिए कहाँ से लड़ेंगे? तो आम जनता को एक ऐसा विधायक चाहिए जो उनकी समस्या के लिए खड़ा हो जाए। समस्या का समाधान हो या नहीं हो वो सेकेंडरी है, लेकिन कम से कम उस स्थिति में तो खड़ा हो जाए, उसके हाथ तो रख दे, एक बार सपोर्ट तो कर दे, को रोता हुआ उसके आंखों से आंसू तो पहुंच दे, कम से कम इस लेवल का तो होना चाहिए विधायक। चंद्रजीत सांकला जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। मैं कल चूरू था, परसों चूरू था मैं, और राजेंद्र राठौड़ के यहीं ठहरा हुआ था मैं, और मैं उनकी वो सारी व्यवस्थाओं को देख रहा था। आप देखें कि इधर मोदी जी आ रहे हैं, इधर वो दिल्ली से जयपुर से पत्रकारों को बुलाकर अपने चूरू में उन्होंने बुला रखा था, अच्छे जगह उन्होंने ठहराने की व्यवस्था की थी हम लोगों के। मैं उनकी अरेंजमेंट्स देख रहा था कि उन्होंने अपना एक बाकायदा ऑफिस बना रखा है जिसके अंदर हर डिपार्टमेंट का एक प्रतिनिधि रहता है। मतलब उनके कार्यकर्ता हैं, 5 कार्यकर्ता हैं जो विभिन्न डिपार्टमेंटों को देखते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल का कोई एक्सीडेंट केस आता है ना, तो वो एकदम से उनके पास एक्सीडेंट के पहले जाएगा, उनके पास फ़ोन आएगा, वो फट तुरंत उनका सारा अरेंजमेंट हॉस्पिटल में कराएंगे। जयपुर में अगर ऑपरेशन करना है तो वो वहाँ से जयपुर फ़ोन जाएगा, जयपुर की सारी टीम जो है पहले से तैयार खड़ी मिलेगी। पहले वो स्वास्थ्य मंत्री रहे थे तब भी, और अब भी, आज भी उनका वही रुतबा है कि किसी भी डिपार्टमेंट, पुलिस थाने का, कोर्ट का, कचहरी का, जहाँ जहाँ के भी जनता के काम आते हैं वहाँ लोग दरबार, जन सुनवाई चलती रहती है। भले ही राजेंद्र राठौड़ वहाँ मौजूद ना रहे, लेकिन वहाँ जन सुनवाई रहती है। आप उनकी तुलना, कोई भी बड़े आदमी है, ये तो बहुत ही बड़े आदमी है, पर वो भी छोटे आदमी नहीं है, नेता प्रतिपक्ष हैं। आज भी वो अपने वहीं ये चला रहे हैं क्रम। इन्होंने कभी क्या क्रम चलाया? इनके यहाँ तो दलाल बैठ रहे थे, तो दलाल। इनका क्रम मैं बताता हूँ, इनका क्रम क्या है। उन्होंने राजेंद्र जी राठौड़ का जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो, उन्होंने कामों का डिसेंट्रलाइज कर दिया, बांट दिया उन्होंने, है ना। यहाँ इन्होंने क्या कर रहा है, सेंट्रलाइज। इनकी मर्जी, इनकी बात के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। चाहे कितनी इमरजेंसी हो, आप इनके कार्यालय चले जाओ, वहाँ जाके अगर आप रिक्वेस्ट करोगे कि ऐसे ऐसी है, अगर वो वहाँ उपस्थित है तो उनको लगेगा कि हाँ मैं बात कर सकता हूँ, कर लेंगे, नहीं तो बोले मैं करके देखता हूँ, मैं बताता हूँ, बस इतना करके उसको टाल देंगे। मान लो उपस्थित नहीं है तो कार्यालय से जवाब भी मिलता है, भाई साहब तो है ही नहीं, भाई साहब आएंगे जब बात करेंगे, अभी तो बात नहीं हो सकती, 2 दिन लगेंगे। मतलब वो 2 दिन जो आम आदमी परेशान हो रहा है,
वो 2 दिन सफ़र करेगा, जो कुछ घंटे नहीं सफ़र कर पा रहा है वो कहाँ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ वैसी ही व्यवस्था होनी चाहिए थी। 20 साल में क्या हमारे माननीय देवनानी जी को ये समझ में नहीं आया कि इस लेवल की व्यवस्था हो? क्या उनको ये समझ में नहीं आया कि लोकप्रियता कैसे बढ़ती है? वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि लोकप्रियता कैसे बढ़ती है। उन्होंने जस्ट वाइस एंड वर्सा उल्टा काम किया। उन्होंने अपनी लोकप्रियता कहाँ बढ़ाई? बाहर जितने भी हमारे प्रदेश में है, वहाँ हमारे दिल्ली स्तर पे वहाँ जाके धोख दे दे के अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है। नहीं, लेकिन अजमेर के स्तर पे नहीं बढ़ाई है उन्होंने, संगठन में नहीं बढ़ाई है। ये तो मजबूरी है हमारे कार्यकर्ताओं की, संगठन की, कि वो उनके साथ लग के काम कर सकते हैं। चंद्र जी, आप मुझे अब लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे। मुझे ये बताएं कि अगर आप विधायक बन जाते हैं और आप बिल्कुल अपना विजन खोल कर बताएं कि 5 मिनट के अंदर आप ये बताएं कि आप क्या क्या काम करेंगे, मतलब पूरे काम जो नहीं हुए वो आप कैसे कैसे करना चाहेंगे। देखिए, मैं क्या काम करना चाहूँगा उसके लिए मैं बहुत सारे ब्लॉग लिख रहा हूँ जिसमें उनकी कमियाँ बता रहा हूँ। वो मेरे जहन में है। जैसे बता देता हूँ कि अगर हम सिंपल बात करें, एक अजमेर शहर का विकास होना चाहिए और बहुत सिस्टमेटिक होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए जिससे ऑब्जेक्शन किसी को नहीं हो। वो विकास में क्या आता है? बेसिक आपके पास रोड नहीं है, रोड में गड्ढे भरे पड़े हैं जगह जगह, नालियाँ नहीं है, सीवेज की व्यवस्था नहीं है। ये सारी व्यवस्था तो अपने सतत चलेगी और इसमें विकास होना जरूरी है। दूसरा सबसे मेन मुद्दा मुझे तो ये लगता है कि विकास अपनी जगह है, लेकिन आम जनता के लिए आप आधी रात को खड़े हो जाओ, उसकी व्यवस्था है। वो अगर सही है तो उसके लिए आप कहीं भी बढ़ना हो, आपको चाहे जयपुर बढ़ना हो, चाहे दिल्ली बढ़ना हो, चाहे लोकल किसी से बढ़ना हो, आप बैठ जाओ। आप अधिकारियों के दबाव में मत आओ। आप विधायक हो, जनता के प्रतिनिधि हो, आप अपना तालमेल बैठाने के चक्कर में आवाज़ ही नहीं निकालते हो। तो मैं चाहूँगा मैं ऐसा विधायक बनूँ जो जनता की आवाज़ हो, जनता को गर्व हो इस चीज़ के लिए कि नहीं, इसको भले काम हो सकता है कि बढ़ने से काम नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनता को ये महसूस तो हो कि हाँ कोई आके खड़ा है। आज जनता के पास कोई माई बाप है ही नहीं, कोई माई का लाल ही नहीं है जिसको जनता कोई बहुत परेशानी में हो तो जनता को सोचना पड़ता किसको फ़ोन करूँ, किसको बोलूँ, क्या बोलूँ, कैसे करूँ। मतलब वो जनता परेशान हो जाती, बेहाल हो जाती, वो आस पड़ोस वो सब हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन जब उनके पास कोई मजबूत विधायक आएगा और जनता की आवाज़ बनेगा और जनता के लिए खड़ा रहेगा, परिणाम जो भी होगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, नेता को तो लड़ना पड़ता है और लड़ने के लिए परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। मैं वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूँ अगर जनता मुझे मौका देती है तो ये हैं चंद्रेश सांकला जी, जिन्होंने बड़ा मजबूती के साथ अपना दावा पेश किया। और सचमुच ये बात, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इतने दावेदार अभी आए, लेकिन जो दावा इनका है वो एक अलग किस्म से दावा है कि ये महसूस करा रहे हैं लोगों को कि विधायक कैसा होना चाहिए, हमारा विधायक कैसा होना चाहिए। हमारे 20 साल जो हमने गंवाए हैं वो किस लिए गंवा दिए गए वो उन्होंने बताया, और किस किस तरीके की व्यवस्थाएं इस शहर ने भुगती। और अगर ऐसा विधायक आता है, चाहे ये कह रहे हैं कि मैं अभी पार्टी घोषित नहीं करना चाहता, लेकिन टिकट मेरी जेब में रखी हुई है और मैं लड़ूंगा और मुट्ठी तान कर लड़ूंगा और पार्टी से लड़ूंगा, निर्दलीय नहीं लड़ूंगा। लिहाजा इनके पास कोई ना कोई पार्टी है और अगर ऐसा विधायक बनता है तो निश्चित रूप से अजमेर के लिए गर्व की बात होगी। चंद्रेश जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि आप एक बहुत अच्छा आपने सशक्त अपनी दावेदारी पेश की। मैं ये चाहता हूं कि अगली बार आप जैसा विधायक इस अजमेर का विधायक बने और आए, और निश्चित रूप से जो भुगतान इस जनता ने किया है उसका भरपाई हो सके, यही मेरी कामना है। और मैं चाहता हूं कि अब जब विधायक बनकर आएँ तो एक बार फिर मैं आपका इंटरव्यू करूं और आपसे पूछूं कि आपने ये सारी बातें दावे के दौरान बताई थी, अब इनका क्या होगा और वो अच्छा हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात आज की चैनल के लिए। और माननीय सुरेंद्र जी, आपने मुझे समय दिया, मेरी बात को जनता के सामने रखने के लिए आपने समय दिया या अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। आखिर बात ये कहना चाहूँगा कि आम जनता ही वोट देती है, वो ही विधायक बनाती है और वो ही विधायक पद से हटाती है। तो मैं ये बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि आम जनता ही भगवान है, इसके अलावा कोई नहीं है। पार्टी अपनी जगह है, लेकिन आम जनता से बढ़कर कोई नहीं है, मतदाता से बढ़कर कोई नहीं होता है। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत चंद्रेश सांकला जी, बहुत बहुत आपके आने का धन्यवाद। एक बार फिर सब लोगों का धन्यवाद। आपने सुना, कल फिर नए दावे के साथ प्रस्तुत होऊंगा।